बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। Hello, assalamu alaikum to all of you. Am I audible? How are you all? कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कौन से सवाल पे हम रुके थे? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 घर से करने को दिया था और क्वेश्चन 15 करवा दिया था कि नहीं, ये भी बताइएगा मुझे। जी बेटा, 15 नहीं हुआ है। अच्छा, 14 मैंने करवाया है। 14 आपको घर से करने को दिया था, आधा करवा के। कैसा है? ओके बेटा, तो कर लिया आप लोगों ने? सरकम सेंटर और सरकम रेडियस निकालना था, हो गया आप लोगों से? प्रॉब्लम तो नहीं आई कोई किसी को? ओके, ठीक है, शाबाश, गुड गुड गुड। तो 15 आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। 15 फिर हम करवा देते हैं आज आपको। और 15 के साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो इख्तिताम पजीर होगी यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। जी जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 15 में फरमा रहे हैं हमारी बुक वाले, क्वेश्चन 2 नहीं हुआ तो बेटा क्वेश्चन 2 तो मैं करवाऊंगा भी नहीं। क्वेश्चन 2 बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग करना चाहें तो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है? यानी जो दो उसके अंदर पेयर दिए हुए ना बेटा, तो दो पेयर के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना है, वही लेंथ होगी। तो ये अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है ये, कि अगर आपको डिस्टेंस फार्मूले में डिस्टेंस फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको कर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, एन equilateral triangle an equilateral triangle has one vertex at the point at the point 3 comma 4 and another at the point minus 2 comma 3 minus 2 comma 3. Find the coordinates of the थर्ड वर्टेक्स। जिन जिन के पास बुक है जरा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 किस किसने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 11 किस किसने किया है ये बताएं। मैंने कहा था करने को आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। चार वर्टिसेस दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप ये प्रूफ कर दें कि चार वर्टिसेस जो हैं वो स्क्वायर के सॉरी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? पैरेललोग्राम में ये होता है आपके पास कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है? दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो आपने इसको करना ही होगा। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ 11 के बारे में, इसको देख लें कि आप लोग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद 15 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में ये होगा कि पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर देना है, ठीक है?
ये हमने इस तरह पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना है और बेटा इसके 4 वर्टिसेस दिए जा रहे हैं, तो 4 वर्टिसेस जो है हम यहाँ पर शो कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। ठीक है, ए वर्टेक्स को हम नाम देंगे, जो पहला है हमारे पास -8, -3, दूसरा हमारे पास -2, 6 होगा, 6 होगा, और तीसरा हमारे पास 8, 5 होगा, और चौथा हमारे पास 2, -4 होगा, 2, -4। अब बेटा करना ये है आपको, पैरेललोग्राम में फैक्ट यूज होता है कि दो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, उसमें ए डी बी सी के बराबर होगा, जितनी ए डी की लेंथ होगी उतनी बी सी की होगी, और जितनी ए बी की होगी उतनी किसकी होगी, सी डी की होगी। तो आपने करना ये, चारों की लेंथ निकालनी है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूले से, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालें, सी से डी तक का निकालें, और डी से ए तक का निकालें। ये चारों डिस्टेंसेस आप लोग जब निकालेंगे तो उसमें आप कंपेयर कीजिएगा, ए डी बी सी बराबर आ रहे होंगे और ए बी सी डी बराबर आ रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है कि ये अल्फ़ाबेट्स यही वैल्यूज़ बराबर ना आ रही हो, लेकिन कोई दो वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर आ रही होंगी, तो आप कह देंगे कि हाँ ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, दो अपोजिट साइड पैरेलल आएंगे। आगे बात समझ में, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना है। अब अगर ये बात क्लियर है तो फिर ये है कि मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं, 15 करवाना आपको। ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, डन। चले बेटा आगे चलते हैं। एक मिनट, छोटे से इशू की वजह से मुझे जो क्वेश्चन है वो दोबारा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, और फिर हम उसको करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 को करने का क्या तरीका है, जरा जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें कह रहे हैं एन equilateral triangle, an equilateral triangle has one vertex at the point 3, 4 and another at the point -2, 3. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of the third vertex. बेटा जिक्र हो रहा है इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसे डिफाइन करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल को? जी, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? तमाम साइड इक्वल होंगी, तमाम साइड इक्वल होंगी तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। आइए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना भी लेते हैं अपने पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसमें
तीनों साइड हमारे पास इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये लीजिए। ठीक है, कोशिश की है मैंने कि इक्विलेटरल ही बने और ये तकरीबन बन भी गया है। अच्छा, अब इसकी हम लेबलिंग कर देते हैं, और लेबलिंग इस अंदाज से, ये इसका ए वर्टेक्स है, ये इसका बी वर्टेक्स है और ये इसका सी वर्टेक्स है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कहा जा रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3,4, उसका एक वर्टेक्स 3,4 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3,4। उसका दूसरा वर्टेक्स जो है वो -2,3 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है, तो हम थर्ड वर्टेक्स में लिख देंगे x, y, क्योंकि हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि ये क्या है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखें यहाँ पर तीनों साइड इक्वल का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। हमने अगर x और y निकालना है तो यकीनन उसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन होनी चाहिए, और इक्वेशन के लिए हम ये फैक्ट यूज़ करेंगे कि जो अभी हमने जिक्र किया यहाँ पर कि इक्विलेटर में तीनों जो है वो बराबर होते हैं तीनों साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, सबसे पहले लेट ए 3,4 बी -2,3 be the given vertices and C x comma y be the required vertex, be the required vertex of an equilateral triangle, of an equilateral triangle. ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं, दो दिए हुए बेटा, तीसरा निकालना है। अब इक्विलेटर का मतलब है तीनों साइड इक्वल है, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालें, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालें, या सी से ए तक का डिस्टेंस निकालें, तीनों डिस्टेंसेस हमारे पास क्या आएंगे? तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे। तो इसी फैक्ट को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं ए से बी का डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर द डिस्टेंस ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा ए बी इक्वल टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हेयर हमारे पास x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ठीक है, x1 y1 होंगे a के कोऑर्डिनेट्स। a क्या है हमारे पास 3 4, x1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3, x1 की जगह हमारे पास 3 आ गया, y1 की जगह 4। अब आते हैं x2 y2 पर। ठीक है, x2 y2 जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी -2 और 3, -2 और 3 यहाँ लिखेंगे, -2 और यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पुट करते हैं ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह -2 माइनस x1 की जगह 3 और ये स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 4 और ये स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 -1 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, अंडर रूट 26 यूनिट्स। यूनिट्स में लिख दें तो बहुत बेटर होता है। ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का। ठीक है, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, तो आइए निकालते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है सबको?
ठीक है जनाब। तो अब आगे लिखते हैं फॉर द डिस्टेंस बी सी, फॉर द डिस्टेंस बी सी, बी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। और बाय यूजिंग फॉर्मूला बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। हेयर x1 क्या है y1 क्या है ये बताना है हमें, x1 क्या है y1 क्या है, और इसी तरह यहाँ बताना है x2 क्या है y2 क्या है, ठीक है बेटा। अब बी सी की बात हो रही है तो b पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास, सही है। तो b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 होंगे, तो यहाँ किस तरह लिखेंगे, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -2 और 3, तो x1 y1 मिल गया हमें, x1 की जगह -2 y1 की जगह 3, और c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, यानी x और y, सही है। x और y लिखा हुआ है ना उसकी जगह, तो हो जाएगा x और y बेटा, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह x माइनस x1 की जगह, x1 की जगह खुद -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की जगह y माइनस y1 की जगह 3 और स्क्वायर, बी सी इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा इसको यहीं पर छोड़ दें अभी फिलहाल, फिर जब कंपेयर करेंगे बाद में इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व कर देंगे। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, पहले जो इक्वेशन थी इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और वो हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा काम करना है, तीसरा काम क्या करना है, सी से ए तक का डिस्टेंस निकालना है, सी से ए तक का डिस्टेंस, सही है जनाब। अब हम निकालना है सी से ए तक का डिस्टेंस। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीसी के आगे यूनिट आएगा, मैंने लिखा नहीं, अच्छा मैं देख लेता हूँ। अच्छा यूनिट इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर जो है ना एक्स और वाई आ रहा है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो फिर यूनिट लिखा करें, अदरवाइज नहीं लिखा करें, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया करें। और कुछ हमने बीसी को सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे जाके हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के फैक्ट को यूज करते हुए इक्वेशंस को कंपेयर करना है, जब कंपेयर करेंगे तो उस वक्त सॉल्व करते वक्त इसको कर देंगे आगे सिंप्लीफाई, ठीक है। अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इसकी ऐसी छोड़ दिया कि आगे तो ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त हम इसको खोल देंगे फॉर्मूले, सही है। अब निकालते हैं सी ए फॉर द डिस्टेंस, फॉर द डिस्टेंस सी ए, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सी से ए तक का डिस्टेंस, सी से ए इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं इस तरह, हेयर x1 हमारे पास कितना है और y1 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है और y2 हमारे पास कितना है। c की बात हो रही है बेटा, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और y हैं, x1 की जगह x, y1 की जगह y, और a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं 3 और 4, यहाँ पर लिख देंगे हम 3 और 4, ठीक है। इसमें पुट करेंगे सी ए इक्वल टू अंडर रूट x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह x स्क्वायर प्लस y2 की जगह 4 माइनस y1 की जगह y स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी, तीनों हमारे पास हो गए। अच्छा जनाब,
ये 3 इक्वेशन आ गई हैं बेटा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे फैक्ट को। कौन से फैक्ट को? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तमाम साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 डिस्टेंसेस आ चुके हैं। इन 3 डिस्टेंसेस को हमने क्या करना है बेटा? एक दूसरे के इक्वल लेना है। अब एक दूसरे के इक्वल कैसे लेंगे जरा ये समझ लीजिए। 3 इक्वेशन आई हैं तो आप सबसे पहले 1 को 2 के बराबर ले लें, फिर 1 को 3 के बराबर ले लें। 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इसमें x और y आ रहे होंगे, आप आसानी उससे x और y निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं आगे। by comparing इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 थी बेटा √26 के बराबर, इसको बराबर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के। इक्वेशन 2 ये है x+2 का स्क्वायर y-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये x+2 का स्क्वायर और y-3 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा, रूट आ रहा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √26 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √x+2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेफ्ट पे बचा 26 और राइट पे बचा x+2 का स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर। सही है, 26 ऐसे ही रहा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पहले ब्रैकेट पे a+b का होल स्क्वायर और दूसरे पे लगेगा a-b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह x और b की जगह 2, a की जगह y और b की जगह 3। ठीक है, अच्छा जी, 26 इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। सही है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये तो लेफ्ट पर प्लस 26 है, राइट पे आके क्या हो जाएगा? -26 और लेफ्ट पे आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले वाई स्क्वायर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y, 4 और 9 कितना हो गया? 13 और प्लस का 26 इधर आके -26। अब इसको पलट के भी लिख देंगे बेटा, 0 का राइट हैंड साइड पर लिख देंगे और उसको सॉल्व भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 13 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 26 हो जाएगा आपके पास माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई? एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, आई बात समझ में? 1 को 2 से कंपेयर किया, अब 2 को 3 से कंपेयर कर लेंगे। कोई मसला तो बता दें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलें जी बेटा, 1 को 2 से कंपेयर किया तो एक ऐसी इक्वेशन आई जिसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है और एक्स और वाई भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब हम 2 को 3 से कंपेयर करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारे पास क्या सूरत हाल सामने आती है। कंपेयरिंग
क्वेश्चन 2 एंड 3, 2 और 3 को कंपेयर कर रहे हैं बेटा। देख लो अब 2 की जो एक साइड है वो किसके बराबर है। क्वेश्चन 2 ये है ना, अंडर रूट में x प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, क्या लिख लेंगे, अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर और y माइनस 3 का स्क्वायर, इसको बराबर ले रहे हैं। किसके बराबर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास, 3 माइनस एक्स 4 माइनस 5, 3 माइनस एक्स 4 माइनस 5, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायरिंग करनी है तो क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। इस पर भी स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, और राइट पे क्या बचा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट पे अगर आप देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ अप्लाई होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यूँ लिखेंगे किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह x, बी की जगह 2, और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह y और बी की जगह 3। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह 3, बी की जगह x, ए की जगह 4, बी की जगह y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट पे आप देखें x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। राइट पे देखें 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 ज़ा 8y प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा दोनों साइड देखो, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करेंगे, अब तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करके और फिर इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट पे क्या मौजूद है, 4x माइनस 6y, यहाँ पे मैंने लिखा 4x माइनस 6y। अब ज़रा पीछे देखें तो यहाँ पर 4 और 9 प्लस भी हो रहे हैं, तो 4 और 9 क्या हो जाएगा, 13, यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 13 इक्वल टू, राइट पे क्या बचा, राइट पे आप देखें तो माइनस 6x माइनस 8y, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस 6x माइनस 8y, और नंबर देखिए क्या बचा आपके पास, 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पर हम लिख देंगे 25। ठीक है, 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस का 6x इधर आएगा प्लस 6x माइनस 8y इधर आएगा प्लस 8y और प्लस का 25 इधर आएगा माइनस 25 इक्वल टू 0। अच्छा जनाब, 4x और 6x क्या हो जाएगा, 10x, 8y में से 6y निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2y, 13 माइनस 25 क्या हो जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, ये होगा 5x प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है सबको, यहाँ तक डन करें फिर आपको बताता हूँ। पहले हमने 1 और 2 को कंपेयर किया बेटा, फिर हमने 2 और 3 को कंपेयर किया। 1 और 2 को सॉल्व करने के नतीजे में हमारे पास इक्वेशन 4 आई थी, वो हमारे पास सेव है। फिर 2 और 3 को सॉल्व किया हमने, जब 2 और 3 को हमने सॉल्व किया
तो हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। अब मैं ज़रा आपको पहले इक्वेशन 4 दिखा दूँ, ठीक है। एक्चुअली हमें एक्स और वाई निकालने हैं बेटा, तो ये इक्वेशन 4 देखो। ये इक्वेशन 4 ऐसी इक्वेशन है, अगर मुझे कहीं से एक्स मिल जाए ना और मैं इसमें एक्स पुट करूँ तो मेरे पास वाई आ जाएगा, और अगर कहीं से मुझे वाई मिल जाए ना तो मैं इसमें वाई पुट करूँगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। जस्ट लाइक द एक्सरसाइज 3.8 ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, याद कीजिए। उसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, ठीक है। साइमल्टेनियस मेथड से दो इक्वेशन सॉल्व करते थे जिसमें दो वेरिएबल होते थे, ये है ना, सबने याद होगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था, एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली x की फॉर्म में, y की वैल्यू निकाली x की फॉर्म में, उसको उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या आ जाता था, x। जब x आ जाता था उसको उठा के उसी इक्वेशन में पुट करें, y आ जाता था। यहाँ पे भी हम यही करने जा रहे हैं। ये जो मेरे पास आंसर आया है ना 5x + y - 6 = 0, इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू निकाल, -6 राइट हैंड साइड पर जाएगा, +6 हो जाएगा, +5x उधर जाएगा तो -5x हो जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन 5 बनी है सब। अब ये जो इक्वेशन 5 है, इस इक्वेशन 5 ने मुझे y की वैल्यू दे दी है बेटा। ये y की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। पुटिंग y = 6 - 5x इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 देख लें एक दफा, x² y² 4x - 6y, 4x - 6y, ठीक है, एंड -13 = 0, -13 = 0, सही है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर आप y की जगह क्या है, 6 - 5x, हम यूँ लिखेंगे x² + y की जगह 6 - 5x का स्क्वायर प्लस 4x -6 y की जगह 6 - 5x और माइनस का 13 = 0, ठीक है। अच्छा, x² ऐसे ही रहा, इस पर वही फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² - 2ab + b², a की जगह 6, b की जगह 5x, ठीक है। और आगे क्या है, +4x -6 6 से होगा तो 6 6 = 36, माइनस माइनस प्लस 6 5 = 30x -13 = 0। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें, थोड़ी सी मैं यहाँ पर जगह क्रिएट कर दूँ, सही, ताकि एक ही जगह आपके पास आ जाएगा तो अच्छा होगा। इसके आगे से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, x² + 6 का स्क्वायर 36 -2 6 = 12, 12 5 = 60, 60x प्लस 5 का स्क्वायर 25 x² और प्लस 4x -36 प्लस 30x -13 = 0। जी जनाब, x² और 25x² 26x² हो गया, -60x प्लस 30x कितना हो जाएगा, माइनस का 30x, माइनस का 30x और प्लस का 4x हो जाएगा माइनस का 26x। अब कांस्टेंट की बारी आएगी, 36 और -36, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बचेगा -13। क्या इस इक्वेशन को मजीद मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, 13 आ रहा है कॉमन इसमें से, ये हमने निकाला 13 को कॉमन, 13 2 ज़ा 26 होता है, दैट्स वाई यहाँ बचा 2x² माइनस 13 2 ज़ा 26 होता है, यहाँ बचा 2x -13, सॉरी -1 बचेगा, -1 = 0, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई में अगर आके डिवाइड होगा तो आपके पास बचेगा 2x² -2x -1 = 0। एक और इक्वेशन आ गई, बड़ी काम की इक्वेशन, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब देखें, ये जो इक्वेशन है फैक्टराइज तो नहीं होगी ना, मेरे ख्याल में फैक्टराइज नहीं होगी ये, इस पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे इस पर तो मुझे बताइए x आएगा या आएंगे?
आएंगे, और जब x आएंगे तो फिर y भी आएंगे, ठीक है ना। अगर x 2 आएंगे तो फिर y की वैल्यूज भी आपके पास 2 आएंगी, हैं। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब आगे आपने करना है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और अच्छा खासा टाइम मैंने इस पर दिया है आपके लिए, वरना मैं इसको पूरा होमवर्क देना चाहता था आपको, लेकिन फिर भी मैंने इसको 70% करवा दिया आपके लिए। अब आपने इस इक्वेशन को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की दो वैल्यूज निकालनी है बेटा, और जब वो x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो बारी बारी उनको किस में पुट करना है, इक्वेशन 5 के अंदर। जब यहाँ इक्वेशन 5 के अंदर आप x की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास y भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी सी। आपको ये निकालना था ना, सी निकालना था, थर्ड वर्टेक्स सी निकालना था आपको, ठीक है। तो ये सी आपके पास आराम से आ जाएगा और दो वैल्यूज आएंगी, दो एक्स की दो वाई की। डन है बेटा, समझ में आ गया, कर लोगे आप लोग, सब कर लेंगे। ओके गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताएं 2.1 में क्या बचा है। 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है आज। कोई सवाल आपका तो आप कर सकती हैं, फिर मैं 2.2 स्टार्ट कर पाऊंगा। एनी क्वेश्चन? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपनी एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डिवीजन क्या मतलब है इससे, लाइन सेगमेंट के डिवीजन से क्या मुराद है? लाइन सेगमेंट के डिवीजन से क्या मुराद है? अगर मैं कहता हूँ भाई डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट हो रहा है तो क्या मतलब है उसका? जी मिसना अहमद, आप बताइए, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक ऑन करें अपना और बताएं डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट से क्या मुराद है। जी बेटा। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, अच्छा माइक में इशू है। अलिशबा अकबर आप बताएं। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट।
एक्सप्लेन करें बेटा। नहीं बेटा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। अच्छा फाकिया, आप बताएं। जी बेटा फाकिया। अफसा नासिर, अनम्यूट करें और बताएं। जी अफसा। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का सर मतलब क्या होता है? जी सर शायद एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को डिवाइड करे। एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को डिवाइड करे। पॉइंट्स कैसे डिवाइड हो सकती है? थोड़ा सा 2 सही करना है पॉइंट्स इसको। थोड़ा सा सही करना है इसको। जैसे कि एक पॉइंट एक लाइन लाइन सेगमेंट से डिवाइड हो रहा हो। अच्छा ठीक है, आप समझ चुकी हैं कि ये क्या है, मगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने में घबरा रही हैं। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। हानि कामनाशी। जी बेटा। अच्छा जी, आपका माइक का इशू। ठीक है, मुस्फिरा। लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करने को डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट कहेंगे। अच्छा, लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने को डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ आ गई। वानिया फिजर क्या कहेंगी? जी बेटा। सबका माइक इशू है क्या? जी जोया। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। सर लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना वो चाहे हम कितने भी हिस्सों में करें, लेकिन किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना पॉइंट्स में ही कहलाता है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपने कहा कितने भी हिस्सों में करें, ज़रूरी नहीं है 2 हिस्सों में करें। ये लाइन जी सेगमेंट को डिवाइड करना कहलाता है। ठीक है, एक और पॉइंट आया। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, और कौन रह गया? इकरा। क्या ख्याल है आपका? माइक में अगर कोई इश्यूज है बेटा तो इसको ज़रा देख लीजिएगा आप लोग। और क्योंकि फिर ये इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे मुझे आपसे, जिस तरह टॉपिक्स आते रहेंगे, तो बेहतर है कि जो है ना, इस तरह अगर आप एक्सप्लेन करें तो अच्छा है। ठीक है, वरना पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ है। और अक्सर औकात ऐसा लगता है कि ना, कुछ सिलेक्टेड लोगों के बस जवाब आ रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है।
तो वो सबकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। बहरहाल बेटा डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन सेगमेंट की तकसीम, लाइन सेगमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। अब हो सकता है मैं आपसे कहूँ कि भाई एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास इस तरह ए से बी, मैंने कहा जी आप डिवाइड कर दें इसको, क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दें। अब आपने कोई चीज़ उठाई, आप इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं शुरू में, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हो सकता है आप बिल्कुल सेंटर से करें, ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल सेंटर से करें। सेंटर जो होता है ना बेटा वो आपके पास कहलाता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का वर्ड यूज होगा इसमें, तो आप कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इस एक्सरसाइज में दो तरह की डिवीजन पढ़ेंगे। एक डिवीजन वो होगी कि जो सेंटर से हो रही होगी यानी मिड पॉइंट से हो रही होगी, और एक डिवीजन वो होगी बेटा जो मिड पॉइंट के अलावा कहीं से भी हो रही होगी। दो तरह की डिवीजन है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट वाली डिवीजन, कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक लाइन है और आपने उस लाइन को डिवाइड करना है, उस लाइन को मिड से डिवाइड करना है, मिड से, ये इसका मिड पॉइंट कहलाएगा, और इसको नाम दे दें सी का, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया सी। अच्छा, अब अगर कभी ऐसा हो कि किसी लाइन सेगमेंट को बीच से डिवाइड किया जा रहा हो तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा कहलाते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अच्छा, लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट मैं आपको बता चुका हूँ पहले, x1 y1 और x2 y2, ये होते हैं x1 y1 x2 y2, सही है ना। ये दो जो है वो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और अगर किसी जगह से डिवाइड किया जा रहा है यानी सेंटर से डिवाइड किया जा रहा है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। अब बेटा ये जो एक्स वाई हैं कोऑर्डिनेट, इनको निकालने के लिए एक फार्मूला है बहुत मशहूर, और वो आपने आज याद कर लेना है, ये फार्मूला बहुत यूज होगा, मिड पॉइंट फार्मूला ये कहलाता है, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, अगर x निकालना हो तो बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 के, y निकालना हो तो बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 के, ड्राइव फार्मूला है। आज का हमारा टॉपिक ये होगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम रेशो थ्योरम पे नहीं जा रहे, एक और टॉपिक है वो रेशो थ्योरम है, वो कब इस्तेमाल होगा आप लोग समझ गई होंगी कि अगर सेंटर से डिवीजन हो रही है तो मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर सेंटर के अलावा कहीं और से हो रही है तो रेशो थ्योरम इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं हम, अगर ये बात समझ में आ गई है तो, कोई सवाल नहीं है तो मैं एक्सरसाइज का आगाज़ कर दूँ फिर। मैंने कहा बात समझ में आ गई आप लोगों को, मैं एक्सरसाइज का आगाज़ कर दूँ फिर। ठीक है, बिस्मिल्लाह। फॉर्मूला बहुत आसान है, सबको याद हो गया होगा, फौरन ही याद हो गया होगा। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2, और क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम कर रहे हैं इसका, बिल्कुल बेस है इसकी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ द ज्वाइन ऑफ, और पहला पार्ट हमारे पास है 3,0 एंड 5,0, 3,0 एंड 5,0। बेटा इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है। डायग्राम बनेगी, बड़ी नॉर्मल सी डायग्राम है, कोई इसमें मुश्किल डायग्राम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ कर देनी है, ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, और ए के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 3,0, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मैं इसको भी ए ले सकता हूँ दूसरे वाले को, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने ले लिए 5,0, सही है। ये आपके पास हो गया, पहला पॉइंट ले लिया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फिर बता दूं इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मिड पॉइंट निकालना है तो हमने लिखा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला,
और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी तरह कॉमा लगा के काम करना है आपने। x इक्वल टू x क्या है हमारे पास, सॉरी x1 क्या है हमारे पास 3 प्लस x2 क्या है हमारे पास 5 अपॉन 2। आपको पता है 3 प्लस 5 8, 8 अपॉन 2 4। आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब आते हैं y पर, y इक्वल टू y1 कितना है हमारे पास, y1 है 0 प्लस y2 है 0 अपॉन 2, तो y कितना आ जाएगा 0। ये हमारे पास x5 आ गए। अच्छा यहाँ डायग्राम में मैं शो करना भूल गया, इसको भी मैं यहाँ शो कर देता हूँ। सी पॉइंट, मिड पॉइंट x कॉमा y, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट, द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट इज सी। x कॉमा y था ना c, तो x की जगह 4 आ जाएगा, कॉमा y की जगह 0 आ जाएगा। बेटा ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कैसा लगा, आसान है। अब इसी तरह से जो हम मज़ीद इसके पार्ट कर सकते हैं। हाँ पार्ट 4 मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। उसमें माइनस का आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाए, फिर बाद में कंफ्यूजन रहती है ना लोगों को कि ये कैसे होगा और माइनस होगा तो क्या करेंगे। तो बेटर है कि मैं वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना किसी को। तो पार्ट 4 पे आते हैं इसके। अब पार्ट 4, और पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, -2 कॉमा -3 एंड -8 कॉमा -9, ठीक है। ये सॉल्यूशन सही है भाई। अच्छा अब इसको हमने निकालना है मिड पॉइंट। अच्छा तो यहाँ पर हम वही करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ए पॉइंट हमारा हो गया -2 कॉमा -3 और बी पॉइंट हमारा हो गया -8 कॉमा -9, ठीक है। ये आपके पास हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये आपका मिड पॉइंट है c x कॉमा y, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने वही लिखा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x इक्वल टू x1 क्या है हमारे पास -2 और x2 क्या है हमारे पास -8, तो प्लस x2 की जगह -8 अपॉन 2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 प्लस -8 अपॉन 2। x कितना आ गया, -2 और -8 -10 होगा। -10 को 2 से डिवाइड करते हैं -5, ठीक है। x हो गया हमारे पास -5। y इक्वल टू y1 -3 के बराबर प्लस y2 -9 के बराबर अपॉन 2। y इक्वल टू -3 प्लस -9 अपॉन 2 और y कितना हो जाएगा, -3 और -9 -12, -12 को 2 से डिवाइड करें माइनस, ये आपके पास आ गया -6। क्या लिख देंगे हम, द रिक्वायर्ड मिड पॉइंट is C -5 comma -6 and this is your required answer। जी बेटा क्लियर हो गई अब बात हर तरह से, ठीक है। अब ये जो है ना बेसिक सवाल था, अब इस मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट को हम बड़े क्वेश्चंस के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो है हम यूज करेंगे। तो ये 1 और 4 पार्ट मैंने इसका करवा दिया है 2.2 का, और पेज नंबर 60 पर है ये। इसका पार्ट 2 और 3 आपने करना है घर पे। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा पहले।
सही है बेटा, क्लियर, कुछ पूछना तो नहीं चाहते? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। P3, 4 is the midpoint of the join of A 7, 8 and B. Find the coordinates of B. Find the coordinates of B. ठीक है, समझते हैं इस सवाल को। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपसे कहा जा रहा है P is the midpoint of the join of A and B। ठीक है, पहले तो क्या कहा जा रहा था, मिड पॉइंट निकालो। अब क्या कह रहे हैं, P है मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसकी डायग्राम कुछ यूं बनेगी, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। जब हमने डायग्राम बनाई इसकी, एक लाइन सेगमेंट बनाया और एक इसके अंदर मिड पॉइंट बनाया, उसके एंड्स बनाए। ठीक है, अच्छा अब देखें, मामला कुछ यूं है कि मैं नाम देता हूँ उसको A, इसको नाम देता हूँ B और P इसका मिड पॉइंट है। अब P की वैल्यू मेंशन है, P3, 4 है, P इज द मिड पॉइंट, यानी 3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ A एंड B। A एंड B का ज्वाइन, यानी A एंड B एक लाइन सेगमेंट है। A की जगह 7, 8, क्या B दिया हुआ है? B तो नहीं दिया हुआ। क्या कहा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। B के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, यानी B अननोन है। जो अननोन होता है हम उसको x और y मान लेते हैं ना, उस कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर B निकालना है, सवाल में B निकालना है। और आप देखें कि आपको A दिया हुआ है और मिड पॉइंट दिया हुआ है। एक एंड पॉइंट पता है आपको, एक एंड पॉइंट पता है आपको, और एंड पॉइंट के साथ साथ एक आपको मिड पॉइंट पता है। इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए आपने क्या करना है, आपने x और y निकालना है, यानी B के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या फैक्ट यूज होगा, देखें, क्योंकि मिड पॉइंट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। सही है, अब x वाला जब मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा तो ये x निकल जाएगा, y वाला जब मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसे ही होगा। जहन क्या कह रहा है, या फिर कुछ और आइडिया है जहन में? जी बेटा, क्या करेंगे बताएं। फॉर्मूला चेंज करेंगे? नहीं, चलें देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन और फॉर x, पहले हम निकालना है x बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला।
ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, अब मुझे बताएं, देखें ये आपके पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और बीच में ये मिड पॉइंट है ना। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैपिटल X कैपिटल Y। इस कैपिटल X की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3 पुट कर दूंगा। 3 इक्वल टू x1 की जगह 7 प्लस x2 की जगह x अपॉन 2। 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 3 का 6 इक्वल टू 7 प्लस x, प्लस का 7 उधर जाके -7, यानी 6 - 7 इक्वल टू x। x कितना आ गया, x आ गया -1। ठीक है, कितना आसान है। अब निकालेंगे y, फॉर y के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे y वाला। ये हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये y की जगह क्या पुट होगा, y की जगह 4 पुट होगा, इक्वल टू y1 क्या होगा 8 प्लस y2 क्या होगा y अपॉन 2। 2 4 सा क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 8 प्लस y, प्लस का 8 इधर जाके -8, 8 - 8 इक्वल टू y। इसका मतलब है ये आपके पास क्या हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 0। x आपके पास आया -1, y आपके पास आया 0। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस बी पॉइंट हमारे पास ये आया। बी क्या आया हमारे पास, x की जगह -1 और y की जगह 0। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। इतनी छोटी सी बात थी इसमें, समझ आई बात। नहीं, दो इक्वेशन थोड़ी बनाने की जरूरत है इसमें, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इसमें। सही है बेटा, डन, बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट और दे देता हूँ जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है उसके हवाले से। दूसरा फॉर्मूला हमारा बेटा ये है रेशो थ्योरम। उसका भी इंट्रोडक्शन आज चला जाए तो अच्छा है। रेशो थ्योरम, फिर इसके क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। एक चीज़ इसमें मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्सरसाइज 2.2 में वो आपको बता दिया, और अब आपको बताने लगा हूँ रेशो थ्योरम। रेशो थ्योरम, ठीक है। अब देखिए बेटा, अभी जो आपने काम किया है उसमें ये किया है कि एक लाइन सेगमेंट है उसको बीच में से डिवाइड कर दिया। अच्छा, बीच में से जब डिवाइड करते हैं ना तो इसका मतलब पता है क्या होता है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, यानी एक लाइन को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसका एक हिस्सा इधर पड़ा हुआ है और एक हिस्सा इधर पड़ा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं कि हमने 1:1 में इसको तोड़ा है। 1:1, इसका रेशो अगर कोई पूछे, किसी चीज़ को आपने बीच से तोड़ा हो, किसी चीज़ को आपने बाइसेक्ट किया हो, यानी किसी चीज़ को आपने डिवाइड किया हो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, और कोई आपसे पूछे कि आपने किस रेशो में किया है, रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। रेशो का मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है। अब हम वो पार्ट्स बता रहे होते हैं कि हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है उसको।
तो बेटा एक पार्ट लेफ्ट पे नजर आ रहा है, एक पार्ट राइट पे नजर आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 1:1 लिख देंगे हम। ठीक है, आ रही है बात समझ में? रेशो का मतलब है कि हम उसमें पार्ट्स बता रहे होते हैं कि हमने कितने पार्ट्स में डिवीजन किया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1:1। अब आइए जरा एक और सवाल। एक लाइन थी, उसको ट्राइसेक्ट किया बेटा। ठीक है, मैंने कहा इस पॉइंट पर बताओ रेशो क्या है, तो क्या रेशो होगा बताएं, यहाँ क्या लिखूंगा? क्या रेशो होगा इस पॉइंट पर? हाँ बिल्कुल, 2:1 होगा। शाबाश। और अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इस पॉइंट पे क्या होगा, तो बहुत आसान है, 1:2 होगा। सही है, तो रेशो की बात समझ में आ रही है ना आपको? अब हम वो फॉर्मूला सीखते हैं आज। अभी तो हमने बात की ना कि अगर मिड पॉइंट हो, यानी 20 से डिवाइड किया जा रहा हो, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा और हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन के। लेकिन अगर मिड से डिवाइड ना किया जा रहा हो बेटा, मिड से डिवाइड ना किया जा रहा हो, कहीं और से किया जा रहा हो, किसी और रेशो में, 1:1 ना हो, बल्कि कोई और रेशो हो, कोई और रेशो होगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे वो भी देख लें। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास a x1 y1 और b x2 y2, और इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। ठीक है, तो अब अगर ये किसी रेशो में डिवाइड हो रहा हो तो फिर हम लगाते हैं रेशो थ्योरम। ये फॉर्मूला आज सीखते हैं रेशो थ्योरम का। रेशो थ्योरम हम लगाएंगे इसमें, और रेशो थ्योरम क्या होता है वो आपने याद रखना है। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, ये x और y आप जानते हैं क्या है, x1 y1 और x2 y2 भी आप जानते हैं क्या है। ये m1 m2 आपके पास नई चीज़ आई है, तो बेटा ये जो रेशो है ना, ये m1 m2 होता है। पहला रेशो m1, दूसरा m2। ठीक है, पहला m1, दूसरा m2, पहला m1, दूसरा m2। ये रेशो की वैल्यू होती है m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होंगे रेशो के लिए। बताएं, आई बात समझ में? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? नहीं? ओके, तो अब ये इस फॉर्मूले के जो सवाल हैं रेशो थ्योरम के, वो इंशाल्लाह हम जो है ना अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ पूरा नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, उसको अब आप लोग रिवाइज करें और जो होमवर्क दिया है वो कर लीजिएगा। वो ये लोग आपको वहाँ पे अपलोड भी कर देंगे होमवर्क को, वहाँ से भी देख लीजिएगा। और मैंने भी आपको बता दिया एक्सरसाइज 2.2 का आपने करना है, पार्ट 2 और 3। और एक चीज़ मैंने आपको और दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 14 आपने, 14 तो नहीं 15 मैंने दिया है, 14 तो आप लोगों ने कर लिया है, 15 मैंने आपको दिया है आज, जो मैंने आधे से ज़्यादा करवा दिया था। उसको एंड करना है आपने, एक्स और वाई निकालना है। और नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी तो आप उसमें बताइएगा फिर कि हो गया या नहीं हो गया और क्या आंसर आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।